Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is political theory and introduction and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पॉलिटिक्स और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग पढ़ते क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वाई वी आर स्टडिंग दिस बुक विच इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आखिर पॉलिटिकल थ्योरी में वो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आर मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंजेस। हम लोग समाज में जब एक विस्तृत रूप में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी मूवमेंट से, डेवलपमेंट से और चेंजेस से रिलेट करती है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये कहीं ना कहीं विस्तृत रूप में इन चीज़ों में झलकती है। तो आखिर ये मूवमेंट्स हैं, डेवलपमेंट है या चेंजेस हैं जिनको हम एक विस्तार में देख रहे हैं, वो क्यों हो रही हैं। अगर मूवमेंट्स हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उसके पीछे के कारण क्या हैं, या चेंजेस जो आ रही हैं सोसाइटी में उनके पीछे क्या रीजंस हैं। तो जब हम लोग रीज़न को ढूंढने लगते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ के रूप में हैं। दे हैव सर्टन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। हम लोग देखते हैं कि आइडियाज़ हैं और उसमें प्रिंसिपल्स हैं, और ये आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स किसी वैल्यू को अपने अंदर ली हुई हैं, जैसे इक्वालिटी है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो वैल्यूज़ के रूप में इन चीज़ों के पीछे हैं। अगर मूवमेंट्स हो रही हैं तो हो सकता है कि वो इक्वालिटी को लेकर हो रही हो सकता है कि वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हो रही हो। तो बहुत सारे कारण इन चीज़ों के पीछे होते हैं और उनमें कुछ वैल्यूज़ छिपी होती हैं, और वो वैल्यूज़ हो सकती हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इस तरह की बहुत सारी जो है आइडियाज़, प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, और इनके पीछे कुछ वैल्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ उसमें रहते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज़ बाय इंशाइनिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज इज़ द केस विथ अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन वैल्यूज़ को बड़े बड़े कंट्री लाइक अमेरिका, इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज हैड adopted these values in their constitution। इन वैल्यूज़ को उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उतारने की कोशिश की है, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना कोई सोसाइटी आगे डेवलप नहीं कर सकती है। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि इन वैल्यूज़ के सहारे हम लोगों को डेवलप करना है इन आवर सोसाइटी। तो इनका अध्ययन जब हम करते हैं, इन वैल्यूज़ का अध्ययन जब करते हैं तो वो अध्ययन ही हमारा पॉलिटिकल थ्योरी कहलाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि फ्रॉम वेयर दिस आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स कम फ्रॉम। ये आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स जो हैं ये आखिर आई कहाँ से हैं, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट भी हैं, ये प्रिंसिपल्स, ये आइडियाज़ के रूप में जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। बट ये आती कहाँ से हैं, ये आई कहाँ से हैं, और डिड दे इमर्ज ओवरनाइट, क्या ये रातों रात आ गई हैं? ऐसा तो चमत्कार हो नहीं सकता है। इनके पीछे कुछ तो इनका इतिहास होगा, कुछ तो इनके पीछे कहानियाँ होंगी। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ें, ये आइडियाज़ और ये प्रिंसिपल्स एक दिन में इन्वॉल्व हो गई हों या रातों रात इन्वॉल्व हो गई हों। इनको बहुत समय लगा है और काफ़ी इतिहास इनका पुराना रहा है। तो आइए देखते हैं कि हाउ डिड दिस आइडियाज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये आइडियाज़ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई। द इमर्जेंस ड्यू टू डिबेट्स, आइडियाज़ एंड डिस्कशन ऑफ वेरियस थिंकर लाइक कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। ये कुछ थिंकर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। ये इन लोगों ने इन आइडियाज़ को बहुत समय तक डिबेट किया, डिस्कशंस किया, और तब ये निचोड़ के रूप में हमारे सामने आज दिखाई दे रहा है।
तो इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है। इन 5th century BC, प्लूटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर। एरिस्टोटल और प्लूटो ने अपने स्टूडेंट से 5th century में ये बातें डिस्कस की कि मोनार्की बेटर और डेमोक्रेसी इज़ बेटर, यानी इन दोनों में कौन सा बेटर है, इसके बारे में डिस्कशंस हम देख रहे हैं कि 5th century BC से शुरू हो चुका था। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और ये बहुत पुराने थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक डिस्कस किया इन चीज़ों को, और तब ये चीज़ें धीरे धीरे इन्वॉल्व हुई। रूसोज फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर द फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट। रूसोज ने ये आर्ग्यू किया कि फ्रीडम को फंडामेंटल राइट में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि अगर मनुष्य के पास फ्रीडम नहीं होगा तो उसकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है। ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि फ्रीडम के साथ साथ इक्वालिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उसको भी स्थान मिलना चाहिए इन फंडामेंटल राइट्स। और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती रही। अपने देश में हम लोग देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री के बुक में भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी 1909 में, जो था हिंद स्वराज, और उसमें उन्होंने बताया था कि वो क्या चीज़ें हैं जो इंडियंस को स्वराज दिला सकती हैं। तो ये प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने इस बुक में दिया था। डॉक्टर अंबेडकर वर्गुलसली आर्ग्यूड दैट द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी, और डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया अपने लाइफ में, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश उनकी सदैव रही। और इस प्रयास में उन्होंने इस बात को चर्चा में लाया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। तो ये प्रिंसिपल्स कोई एक दिन में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इनको एक लंबा समय, इनका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, और जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपनी सोच को उसमें इन्वॉल्व किया है, और उन पे काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस के बाद ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं। आज अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, नेशनलिज्म है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक काफ़ी डिस्कशन, ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, और जिसको हर देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रहा है। तो अब तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को कि ये प्रिंसिपल्स, ये आइडियाज़ जो बेसिक चीज़ है पॉलिटिकल थ्योरी के, इसी पर पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ड है। यही पॉलिटिकल थ्योरी का मेन थीम है कि इन आइडियाज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो बात फिर भी ये हम लोगों ने जान लिया कि ये आइडियाज़ एक दिन में नहीं आए, लेकिन फिर भी अभी सवाल वही बना हुआ है कि वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से आज हम लोगों को क्या फ़ायदे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के आज फ़ायदे क्या हैं हम लोगों को। ये उस समय इतनी पुरानी चीज़ जो 5th century में ली गई, वो क्या आज भी उतना ही रेलिवेंट है कि नहीं है, हम लोग क्यों उन चीज़ों को आज पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ें, ये सारी चर्चाएं हम लोग आइए आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम लोगों को ये आंसर मिलने वाला है कि वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डील करती है विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स। इन ऐसे आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को लेकर के वो डील करती है टू शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यानी कि जो आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि जस्टिस क्या है, फ्रीडम क्या है, ये सब चीज़ें, इक्वालिटी क्या है, ये सब जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स जो है वो डील करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट से और सोशल लाइफ से। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें हैं जिससे गवर्नमेंट भी प्रभावित होती है और हमारा सोशल लाइफ भी प्रभावित होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ही गवर्न हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस इन सारी चीज़ों पे पॉलिटिकल थ्योरी का होता है।
It clarifies the meaning and concepts such as freedom, equality, justice, democracy, secularism and so on. तो ये बहुत सारे चीज़ों को व्यक्त करती है, बताती है, क्लैरिफाई करती है उनके मीनिंग को और उसके कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और बहुत सारे अन्य चीज़ें हैं जिनको हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। पढ़ने का कारण क्या है कि इनसे ही वो प्रिंसिपल्स, यही वो प्रिंसिपल्स हैं, यही वो आइडियाज़ हैं जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट चल रही है और हमारा सोशल लाइफ कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस है। इट प्रोब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यूज एटसेट्रा। ये लॉज जब बनाए जाते हैं तो इनके पीछे कुछ इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ एवी डेक्सी ने बनाया, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दिया, जुडिशियल रिव्यू जॉन मार्शल ने दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग रूल्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। अब ये प्रिंसिपल्स उन्होंने तो दे दिए, अब ये कितने रेलिवेंट है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी व्यक्ति किसी एक पोजीशन को होल्ड करेगा, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। यानी कि लॉ में सारी चीज़ें डिफाइंड हैं और उसके लिमिटेशंस दे दी गए हैं कि उस लिमिटेशन के बाहर जाके वो कोई काम नहीं कर सकता। तो सबके लिए रूल ऑफ लॉज काम करते हैं। उसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में होगा, पावर का डिवीज़न हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी थिंकर ने दी, उन्होंने ये इन प्रिंसिपल्स को वैल्यूज़ के रूप में हम लोगों को दिया। लेकिन ये चीज़ें कैसे सही हैं या गलत हैं, ये कैसे इसका निर्णय हो, देने वाले जो थिंकर हैं उन्होंने इन रूल्स को दिया, इन प्रिंसिपल्स को दिया, लेकिन ये सही हैं या गलत हैं या इनमें कुछ और कमी है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्गुमेंट एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स जो दिए गए हैं, इन थिंकर्स के जरिए जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, उन पर डिस्कशंस होते हैं और डिबेट्स होते हैं और उनके डिफेंस में आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं अदर थिंकर्स के जरिए, और वो उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये रूल ऑफ लॉ जो है वो सही है और इसके पक्ष में मैं ये इन बातों को देखता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें इवॉल्व होती हैं धीरे धीरे, और लोग उसको, अदर थिंकर्स जो हैं, उस लॉ को, उस रूल को, उस प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं अपना। जब वो देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द थिंकर्स आर इन फेवर ऑफ दिस लॉ और प्रिंसिपल, तब उसको फिर एडॉप्ट किया जाता है इन आवर सोशल लाइफ। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में उसको यूज़ किया जा सकता है, या हमारे सोशल लाइफ में उस चीज़ों को देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों को शामिल करने से पहले उस पर बहुत सारे डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, और अदर थिंकर्स जो होते हैं, जो थिंकर्स ने लॉ दिया है, उन लॉज पे चर्चाएं होती है, डिबेट्स होते हैं, और फिर उनके फेवर में लोग अपने मत व्यक्त करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर जाके उस कॉन्सेप्ट को मंजूरी मिल जाती है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये सही है और इसको अब जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा सकता है, या गवर्नमेंट इसको अपना सकती है, या सोशल लाइफ में इसको डाल करके देखा जा सकता है कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिकल थ्योरीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस एंड पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। इन जो पॉलिटिकल थ्योरीज जो दिए जाते हैं, वो थ्योरिस्ट जो होते हैं वो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ये बता देते हैं कि फ्यूचर में ये कारगर है या नहीं, या फ्यूचर में इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी पॉलिटिकल थिंकर्स बता देते हैं। तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और वो जब किसी प्रिंसिपल को ले करके आते हैं तो उस पर उनका काफ़ी रिसर्च होता है और उस पर काफ़ी थिंक करते हैं वो, उस पर काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस उनका हुआ रहता है पहले से, और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे रहते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये इफ़ेक्ट्स फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशंस इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरीज। तो
वी स्टडी आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल थ्योरीज। जो पॉलिटिकल थ्योरीज में हम लोग पढ़ते हैं वो आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं, और ये आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स जो है वो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म की तरह बहुत सारे आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं, और इनका सिग्निफिकेंस जो है वो रूल की तरह सामने आता है, प्रिंसिपल्स की तरह सामने आता है। और इन प्रिंसिपल्स पे जो थ्योरी देते हैं वो तो थ्योरी दे देते हैं, बट उस पर चर्चाएँ होती हैं और उसके फेवर में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं, तब उसको एक हरी झंडी मिलती है कि ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये अपनाने योग्य है, और इसको फ्यूचर में भी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी मिले इतने साल भी हो चुके हैं, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिए हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपना भी लिया है, इन थ्योरीज़ को। अब इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या ये भविष्य में भी रेलिवेंट हैं या नहीं, तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखते हैं कि आज के दौर में भी ये पॉलिटिकल थ्योरीज क्यों इतनी रेलिवेंट हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इंडिया इज़ अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, बट क्वेश्चन लाइक फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट क्रीज टू क्रॉप अप। इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए, लेकिन फिर भी आज भी ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल्स हैं ये आज भी रेलिवेंट बने हुए हैं, आज भी उतने ही तरोताज़ा हैं जितने जब ये आए थे, जब इन प्रिंसिपल्स को लाया गया था उस समय ये जितने रेलिवेंट थे उतने ही रेलिवेंट आज भी ये इंडिया के संदर्भ में है। ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझें कि स्टिल दिस इशू कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी अराइज इन मेनी एरियाज ऑफ सोशल लाइफ। ये हमारे सोशल लाइफ में देखने को मिलती हैं कि जो फ्रीडम और इक्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इनका एब्सेंस दिखाई देता है इन आवर सोशल लाइफ, एंड दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। और इनको जगह जगह अलग अलग ढंग से इसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे फ्रीडम हो, या डेमोक्रेसी को इंटरप्रेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि आज भी ये चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाई हुई हैं। इसको हम लोग इन 3 पॉइंट्स से समझने की कोशिश करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल शेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स। ये इक्वालिटी जो है ये राइट्स के रूप में पॉलिटिकली ये इक्वल राइट्स हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। आर्टिकल 14 हमारा यही कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ, तो सब लोग समान हैं, इस बात का आश्वासन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और हम लोग पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इस बात को ऑब्जर्व भी करते हैं कि हम लोग सभी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, जो 21 ईयर्स से ऊपर है, दे कैन वोट। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकली उनको कुछ राइट्स मिले हुए हैं जो उनको इक्वल बनाते हैं। इट में नॉट एग्जिस्ट द सेम एक्सटेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर में हम लोग देखते हैं कि ये बातें लागू नहीं होती हैं। बहुत हद तक इन बातों में पार्शियलिटी देखने को मिलती है कि पुरुष कहीं महिलाओं से आगे निकल जाते हैं और महिलाएं पीछे छूट जाती हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे वर्क का मामला हो, जॉब्स का मामला हो, तो जॉब्स में प्रायोरिटी मेल्स को ज़्यादा होती है वीमेंस की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि मेल्स जो हैं वो डोमिनेशन में रहते हैं और इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। इकोनॉमिकली भी हम लोग देखते हैं कि बैलेंस नहीं है इकोनॉमिकली। हमारा जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। रिच जो है बहुत रिच है और पुअर जो है वो बहुत पुअर है, इनके बीच का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनमें इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। तो हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। पॉलिटिकली कुछ हद तक इक्वालिटी हम लोगों को मिली हुई है, बट सोशल और इकोनॉमिक स्तर पर अगर हम लोग देखें तो वी आर नॉट इक्वल। उसी तरह फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे इक्वालिटी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को भी दिया गया है। वी इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम, लेकिन फिर भी इसको हमेशा नए ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है इन फ्रीडम्स को
जो हमारे फ्रीडम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट के रूप में, उसमें भी हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता रहता है। फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली भी रीइंटरप्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू न्यू सर्कमस्टांसेस। और हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। अब राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जीने का अधिकार सबको है, लेकिन केवल ये अधिकार मिल जाने से कि जीने का अधिकार सबको है, सब लोग आसानी से नहीं जी पाते हैं। बहुत लोग इतने इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं क्योंकि वहाँ इक्वालिटी नहीं है। और जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे कि इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर केवल इक्वालिटी दे दी जाए, फ्रीडम नहीं दी जाए, या फ्रीडम दे दी जाए, इक्वालिटी नहीं दे दी जाए, तो काम नहीं चलेगा। दोनों को समान रूप से, ये दो आँखें हैं जिनके जरिए एक समान रूप से चीज़ों को देखा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि राइट टू लाइफ तो दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको जीने का अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति कैसे जी सकता है जो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, जिसको खाने तक के पैसे नहीं हैं, जिसके पास, वो कैसे अपना गुजारा कर सकता है। तब इस चीज़ को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को सुधारा गया और कहा गया कि राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, यानी कि उसको आसानी से जीना मुहैया करवाना होगा गवर्नमेंट को। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच थिंग्स जिससे उसका लाइफ जो है ईजी हो सके। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लेकर के आए, जैसे मनरेगा है या राशनिंग जो की जाती है ना, गरीबों को राशन बांटे जाते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, बहुत कम दामों पे वो राशन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के जरिए लाई गई। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम में। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट स्टैटिक्स, वो फिक्स नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, जुडिशियरी ने इस बात को माना कि जुडिशियरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार जुडिशियरी के पास है। और जुडिशियरी ने ये कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट स्टैटिक, ये स्थिर नहीं रह सकते हैं, इनमें भी बदलाव किए जा सकते हैं, इनमें भी अमेंडमेंट संभव है। और द जुडिशियरी इंटरप्रेटेड राइट टू प्रॉपर्टी, और 44th अमेंडमेंट से हम लोगों ने देखा है कि 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दिया गया और उसको एबॉलिश कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में से, फंडामेंटल राइट में से, और उसको एक सिंपल लीगल राइट का दर्जा मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें भी अमेंडमेंट्स संभव हैं और वो स्टैटिक नहीं है। और जैसे कि राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया गया फंडामेंटल राइट में कि 14 साल के बच्चों तक को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट्स इनको इवॉल्व कर लिया गया, उसमें ऐड कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बाद में परिवर्तन में आई आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उनमें सारे चीज़ों को ले लिया गया था, इक्वालिटी ले ली गई थी, फ्रीडम ले लिया गया था और हर चीज़ को हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जैसे जैसे चीज़ों में, सिचुएशंस में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे जैसे जैसे हालात बदलते गए, जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन बदला कॉन्स्टिट्यूशन में, इन चीज़ों को अमेंड किया गया और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड किया गया ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अब हम लोग देखते हैं कि एज आवर वर्ल्ड चेंज वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू द फ्रीडम। अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। जैसे इंटरनेट आ गया, एक नई चीज़ है आज के दुनिया में, उस समय नहीं था जब ये थ्योरी देने वाले लोग थे, थ्योरिस्ट थे, उस समय ये चीज़ें नहीं थी जो आज हमारे समाज में देखने को मिल रही है। इंटरनेट जैसी नई नई चीज़ें आ गई और इसने फ्रीडम के मायने को बदला है। इसने जो फ्रीडम का मायने था, मीनिंग थी फ्रीडम की, उसको कहीं ना कहीं चेंज किया है इन चीज़ों ने। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय एक्टिविस्ट्स
कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल से संबंधित एक्टिविस्ट होते हैं, वो इन्वायरमेंट से संबंधित काम करते हैं। जैसे उड़ीसा में अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो वो वहाँ पर काम करने लगते हैं। तो नेट का वो लोग उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और एकदम गांव-गांव तक वो लोग नेट के जरिए पहुंच जाते हैं बहुत इजीली और बहुत कम समय में, और लोग को अवेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्टिविस्ट के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो नेट के जरिए बहुत कम समय में पहुंच जा रहे हैं लोगों तक। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा पक्ष भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि नेट जो है वो उसका यूज़ जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी हो रही है और क्रिमिनल्स भी उसका उपयोग कर रहे हैं बहुत धड़ल्ले के साथ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत होती है कि ऐसा ना हो कि उन नेट पे जो चीज़ें चल रही हैं उन पे नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उन चीज़ों को देखना चाहती है कि कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं प्रोसेस में है। तो गवर्नमेंट की जब नज़र जाती है इन सब चीज़ों पे तो कहीं ना कहीं लोगों की इंडिविजुअल प्राइवेसी भंग होती है। यानी जब गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी इन खुली चीज़ों में, इंटरनेट जैसी चीज़ों पे जब गवर्नमेंट एसएमएस चेक करेगी या मेल्स चेक करेगी या फिर नेट के जरिए क्या बातें हो रही हैं वो सुनने की कोशिश करेगी, तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों की इंडिविजुअल प्राइवेसी भंग होती है। तो उसको फिर उस ढंग से उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रीडम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार चेंज होते रहती हैं। तो ये थ्योरी जो दे दी गई इसमें लगातार उसमें परिवर्तन करते रहना ये ज़रूरत है, ये मांग होती है समय की। और हर कंट्री ऐसा करती है कि वो समय के अनुसार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने रूल्स में, अपने प्रिंसिपल्स में चेंजिंग लाती है, थ्योरीज बदलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें आज भी रेलिवेंट है, ये पॉलिटिकल थ्योरीज, फ्रीडम आज भी रेलिवेंट है और उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, नई नई चीज़ें इवॉल्व होती जा रही हैं। इसलिए ये आज के दौर में भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी पहले थी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा कि वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक जीने का तरीका है और इसी से हमारा पूरा सोशल इकोनॉमिक लाइफ कहीं ना कहीं टच में रहता है और ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।